औद्योगिक तीर्थ कहा गया। और ये भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी साबित हुई। वहां से औद्योगिक यात्राएं हमारी शुरू होती है छत्तीसगढ़ की, और वहां से चलते हुए दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव से होते हुए रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा तक हम पहुंचे। हमारे औद्योगिक जिले हैं और बहुत सारे इंसलरी, बहुत सारे उद्योग स्थापित होते गए। और आज जो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति हुई 1955-56 से आज तक की यात्रा है, उसे सब जानते हैं, बहुत विस्तार में जाने का आवश्यकता नहीं। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से जाना जाता है धान के कटोरे के रूप में, राइस बाउल। यहाँ हजारों प्रजाति के धान हमारे पास हैं, जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, उतनी प्रजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में। हम लोग छत्तीसगढ़ से स्टील के और चावल के दो के निर्यात करते थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे और चीजों का उत्पादन शुरू हुआ और उसके भी निर्यात होने शुरू हुए। तो छत्तीसगढ़ में यदि बाहर के लोगों को हमको बताना हो तो तीन प्रमुख चीजें हैं छत्तीसगढ़ में। हमारे पास खूब जंगल है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास जल भी है, हमारे पास उपजाऊ धरती में हम अनाज के उत्पादन करते हैं, फल के भी उत्पादन करते हैं, लघु वनोपज भी हमारे पास है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले साल पूरे देश के लघु वनोपज का 74% छत्तीसगढ़ से, और अभी इस तिमाही में तो वो आंकड़ा और बढ़ गया 86% है। तो जिस प्रकार से भाई गवासी लखमा जी ने जो बात कही, पिंगुआ जी ने जो बात कही, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी जो पहचान है छत्तीसगढ़ के, वो जंगल का भी है, जमीन का भी है और जल हमारे पास पर्याप्त। उसके साथ साथ हमारे पास खनिज भी है। तो लघु वनोपज, अनाज और खनिज। खनिज में वो सारी चीजें हैं जो सब जगह पाई जाती है, जिसकी जरूरत है। आपके पास आयरन, कोल से लेकर आपके पास टीन और एलेक्जेंड्राइड तक है, जो दुनिया में आप टीन और भारत में और कहीं नहीं पाया जाता, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। एलेक्जेंड्राइड शायद दुनिया में खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास है। तो ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ में है। दूसरी बात यह है, व्यापार की बात, वाणिज्य उत्सव मना रहे हैं। ये पूरा खेल है वो मांग और पूर्ति का है। मांग नहीं होगी और आपने पूर्ति कर दी तो रेट गिर जाएगा, आप घाटे में चले जाएंगे। मांग है, आप सप्लाई नहीं कर पाए तब भी आप नुकसान में रहेंगे। ये मांग और पूर्ति का खेल है। देश में एक समय ये स्थिति थी कि हमारे पास अनाज की कमी थी, और इंदिरा जी ने उस हरित क्रांति की बात कही। देश के किसानों ने चुनौती को स्वीकार किया, और उस समय स्थिति ये थी कि मंडियों में समर्थन मूल्य से ज्यादा में अनाज बिकता था। कम बिकता था तो सरकार सपोर्ट करती थी। आज स्थिति है कि समर्थन मूल्य केवल सरकार खरीदती है। इतना उत्पादन हो गया है कि अब आपके पास रखने की जगह नहीं है। एशियाई में 3 साल का अनाज भरा पड़ा है। राज्य सरकारें लड़ाई लड़े, हमारे अनाज खरीदो, हमारे अनाज खरीदो। अब अनाज खरीदने वाला नहीं। रेट समर्थन मूल्य से आधे में बिक रहा है, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे उत्पाद की बात करें। दलहन को छोड़ दीजिए, तिलहन को छोड़ दीजिए, दो चीज को छोड़ दीजिए, बचत अनाज में समर्थन मूल्य में कोई पूछने वाला नहीं। तो ये मांग और पूर्ति का संतुलन बिगड़ा, तो किसान आज घाटे में, सरकार के पास दबाव है। ऐसे में मैंने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि मेरे पास सरप्लस पैडी है, मुझे एथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए और पैडी एथेनॉल की कीमत तय कर दीजिए। भारत सरकार ने गन्ने पे
गन्ने से इथेनॉल बनाने के रेट तय कर दिया, आपने पैसे बनाने रेट तय कर दिया, कि धान से इथेनॉल की कीमत तय नहीं हुआ था। मैं लगातार 2 साल 2.5 साल से लिख रहा हूं, तो पैडी से इथेनॉल की कीमत तय हो गया, लेकिन भारत सरकार अभी तक से पैडी से इथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं प्रदान कर रही है। तो ये राष्ट्रीय क्षति नहीं है तो और क्या है? देश के जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उसको नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है? यदि इथेनॉल उत्पादन कर देंगे तो आपको विदेशी धन बचेगा। पेट्रोलियम पदार्थ आप उत्पादन करना शुरू कर दें, विदेशी धन निश्चित रूप से बचेगा। दूसरी बात यह है कि इसे इथेनॉल प्लांट लगाएंगे तो उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को दाम मिलेगा। अब इसके लिए मैं पिछले 2.5 साल से लिख रहा हूं, जो अनुमति मिल जाए। इंडियन ऑयल वाले वैसे एमयू करके बैठे, 6 और उद्योगपति एमयू करके बैठे। ये तो 40 एमयू की बात कर रहे थे, उसमें 6 एमयू भी शामिल है। हमको केवल अनुमति दे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम इथेनॉल उत्पादन करेंगे, उसको खरीदने वाले भी हैं, केवल अनुमति। लेकिन 2.5 साल से भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही, यह दुर्भाग्यजनक बात। यदि इथेनॉल का परमिशन में भारत सरकार के भी विदेशी धन बचेगा और हमारे किसानों को रेट मिलेगा, छत्तीसगढ़ सरकार को जो दबाव पड़ता, आर्थिक दबाव पड़ रहा है, उसमें कमी आ जाएगी। तो मांग और पूर्ति की जो संतुलन है, 70 के दशक में अनाज की कमी थी, तो आप विदेश से अनाज मंगाते थे, लेकिन आज अनाज का उत्पादन इतना अधिक है, उसे क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा। हमने एक रास्ता सुझाया कि इथेनॉल बना दीजिए, चाहे वो मक्के से हो चाहे गन्ने से हमने कर लिया है। हमारे प्लांट हम लगाना शुरू कर दिए हैं, मक्के से भी प्लांट लगाना शुरू कर दिए हैं, धान की अनुमति नहीं मिल रही। तो वाणिज्य विभाग के अधिकारी बैठे हैं, कम से कम इसमें मदद करेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। दूसरी बात, हमारे पास कोयला है। एक समय बात होती थी इसको पावर हब बनाया जाए, पूरे देश भर में पावर प्लांट की बात ही आ गई। सब लोग, सारे उद्योगपति सब काम छोड़ के केवल पावर प्लांट लगाए। हमारे यहाँ खूब एमयू हुए, उस समय डिमांड थी, रेट खूब बढ़ा। अब वो बिजली की डिमांड अब है नहीं, तो उद्योगपति बहुत सारे तो एनपीए भी हो गए, बहुत सा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत सारे कोई जमीन खरीद लिया, कोई प्लांट लगा लिया, लेकिन बिजली खरीदने वाला नहीं। हमारे खूब पावर प्लांट लगे, पावर प्लांट लगे, डिमांड भी बढ़ी, घरेलू डिमांड भी बढ़ा, औद्योगिक वाणिज्यिक सब डिमांड बढ़े। अब बात आ रही है ग्रीन एनर्जी की। हम सोलर एनर्जी की बात कर लिए, कोयला आधारित एनर्जी की बात कर लिए, हाइड्रो एनर्जी की बात कर लिए, लेकिन उसके लिमिटेशन है। अभी मणिपुर के साथी मुझे सम्मानित किए, अब वहां हिमालय की तरह खूब पानी गिरता है, बर्फ चलता है, तो पानी का दिखता है, तो वहां तो हाइड्रो प्रोजेक्ट चलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में लिमिटेशन है, हम बिजली से पानी से बिजली का उत्पादन कम कर पाएंगे। कोयले आधारित हमारे पास है। अब कार्बन उत्सर्जन से पूरे देश के पूरी दुनिया चिंतित है। कार्बन के अधिकता के कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और 1.5 डिग्री टेम्परेचर पूरे देश का, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया है। सब उससे चिंतित है, कार्बन को कैसे हम डाइजेस्ट करें। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ाया भारत सरकार और पूरे देश की सरकारें भी इसमें लगी कि ग्रीन एनर्जी हम उत्पादन करें, ताकि उसके में बहुत सारी कीमतें भी लगा दिया। अब उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो निश्चित रूप से जहां हाइडल का उपयोग होना शुरू हुआ, फिर जितने भी हमारे सोलर है, लेकिन सोलर के अपने लिमिटेशन है। बरसात के दिनों में बदली आ गया तो सोलर काम करना बंद, रात में काम करता ही नहीं। अब दिक्कतें सामने हैं। हमने क्या किया छत्तीसगढ़ में, एक तरफ गौ माता की समस्या, गाय की समस्या
सड़कों में दिखाई दे रहा है, फसलों की चराई हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, राजनीति भी हो रही है। हमने गौठान बनाना शुरू किया, 6000 गौठान बना दिए। पिछले 1 साल के भीतर में 50 लाख क्विंटल गोबर खरीद लिए। 2 रुपये किलो में खरीदने वाली पहली सरकार है पूरी दुनिया की, हमने खरीदा। अब उससे हम बिजली बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग पूछे कि आपके पास इतना गोबर कहां से आएगा, छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते थे। हमने कहा भाई हमारे पास 50 लाख क्विंटल गोबर 1 साल में हम एकत्रित कर लेते हैं, इससे भी अधिक होगा। बहुत उत्साहित हैं। जब मैंने कहा गोबर से बिजली बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी है कि जैसे हमने उद्योग नीति बनाई और कहीं हमने रोड शो नहीं किया, कहीं पे हमने इन्वेस्टर मीट नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों से, व्यापारियों से अनेक बार बैठ के करके उद्योग नीति बनाई और सीएम हाउस में बैठे बैठे 140 MOU किए और 65,000 करोड़ हमने किया है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा गोबर से बिजली बनाएंगे, 2 उद्योगपति आए मेरे साथ, हमको गोबर दो, हम बिजली बनाना चाहते हैं। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमको भारत सरकार से निश्चित रूप से सहयोग की अपेक्षा होगी और हम ये कार्बन को डाइजेस्ट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, वो जो डिमांड थी उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। आज अनाज में लोग करते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं क्योंकि पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है। अब हमको ऑर्गेनिक चाहिए। तो ऑर्गेनिक में हमने आज तक नहीं हुआ था। हमारे बस्तर के 7 में से 5 जिला का हमने ऑर्गेनिक जिला का सर्टिफिकेशन दे दिया है, हमने ले लिया है भारत सरकार, क्योंकि वहां जो कुछ होता है ऑर्गेनिक ही होता है। बस्तर में कभी कोई खाद का उपयोग तो हो नहीं, वहां जितने लघु वनोपज है वो ऑर्गेनिक है। कोको की रागी वगैरह भी है, मिलेट्स, उसमें भी एक तरफ लोगों के आय कैसे बढ़े इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, दूसरी उसकी पूर्ति की बात है, क्योंकि मिलेट्स की डिमांड पूरी दुनिया में है। हमारे पास दुर्भाग्य से भारत सरकार से अनेक बार हमने मांग की, मंत्रियों से मुलाकात की, हमको एयर कार्गो दे दीजिए। रायपुर में हमारे पास एयरपोर्ट है, पर्याप्त संसाधन है, जगह भी पर्याप्त है, आपको और चीज हम और देने तैयार हैं, लेकिन हमको एयर कार्गो की सुविधा उपलब्ध करा दें, क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है। हमको समुद्र में जाना है तो यानी पोर्ट जाना है तो 900 किलोमीटर लगेगा हमको जाने में। तो हमारे उद्योगपति उत्पादन कर भी लें तो भेजें कहां? जैसे कि अभी पिंगुआ जी ने कहा हमको रेक नहीं मिलता, तो एयर कार्गो देते हैं ताकि यहाँ की जो चीजें देश और दुनिया में जहां जहां डिमांड है उसको भेजने का काम कर दें। अनुमति आपको देना है, वो भी काम नहीं हो पा रहा है। एयर कार्गो के लिए कितने बार मैंने मुलाकात की मंत्री जी से, लेकिन मिला नहीं। अब हम मांगना ही बंद कर दिए, जब देने नहीं है तो फिर मांगना क्यों? तो जो अपने संसाधन है उसे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, रागी, कोदो, कुटी जो मिलेट्स कहते हैं उसके समर्थन मूल्य की घोषणा और उसे वैल्यू एडिशन करने की बात, ये लोग हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार से उद्योग को कितना हम मदद कर सकते हैं वो पूरी कोशिश हमारी है, ताकि केवल लिटिल भर में हमारी पहचान न हो, अन्य क्षेत्रों में भी हमारी अपार संभावना है। हमारे पास जो एग्रोवेस्ट जो इंडस्ट्री है उसमें भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं, लघु वनोपज आधारित जो उद्योग है उसमें भी काम कर रहे हैं, और हमारे पास वन औषधि भी पर्याप्त है, तो उसके भी हम लोग यहाँ वैल्यू एडिशन करने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से अपेक्षा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें मदद कर सके। छत्तीसगढ़ के लोगों के आय में वृद्धि होगी, नए उद्योग खुलेंगे, व्यापार की संभावनाएं बढ़ेगी, साथ ही देश जो आपने जो लक्ष्य रखा है वाणिज्य का, जितने अब कितना मिलियन टन, कितना मिलियन करोड़ बोले तो मुझे 400 बिलियन $, तो छत्तीसगढ़ की भागीदारी बने, उसमें भारत सरकार का योगदान मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।
मैंने आपका बहुत समय लिया। हो सकता है कुछ कड़वी बातें भारत सरकार के